हेलो फ्रेंड्स, फॉर्मूला यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। आज हम बात करेंगे 2021, जी हाँ, साल 2021 में जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम यानी कि कॉमन सिविल सर्विस एंट्रेंस का एग्जाम जो कराने वाला है, उसके बारे में आज हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स देंगे। एग्जाम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर को है और इस बार जो सिविल सर्विसेज ने टोटल रिक्रूटमेंट का मन बनाया है या तय किया है कि कितने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, वो फिगर अभी तक है 712। जी हाँ, 712, 712। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि हर साल जो है कितने ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे, ये चेंज होता रहता है। जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाते हैं एंट्रेंस के लिए, तो नंबर ऑफ सीट्स आमतौर पर साल दर साल फिक्स रहती हैं कि मसलन आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस में अगर 60 सीटें हैं तो नॉर्मली वो 60 ही रहती है कई साल तक। अगर वो बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद कई साल तक उतनी ही रहती है। लेकिन सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सिविल सर्विसेज में कैसे तय होती है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो 712 इस साल की जो नियुक्तियां हैं, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि एआईएस, जिसके अंदर आते हैं आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, उसकी कितनी वैकेंसी है वो आपको बता देते हैं। आईएएस की इस बार कुल 180 वैकेंसीज हैं, वहीं आईपीएस की 200 वैकेंसीज हैं और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जी हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की है केवल 37 वैकेंसीज। आमतौर पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज की वैकेंसीज आईएएस और आईपीएस की तुलना में आमतौर पे कम ही रहती है। और जो हम आपको 712 वैकेंसीज बता रहे हैं, जिसके लिए इस बार 10 अक्टूबर को सीएससी एग्जाम हो रहा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आपको हो रहा है, उसके लिए जो है आपको ग्रुप ए की सर्विसेज भी मिलती हैं, ग्रुप बी की भी मिलती हैं। इसमें ग्रुप बी के जॉब्स भी शामिल हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि ये कैसे तय होता है कि हर साल कितने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस और बाकी सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो कैसे तय होता है, ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जितने भी जॉब्स हैं उनकी एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। अब हम यहाँ पर अगर एआईएस की बात करें, ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हम आपको बताते हैं। जैसे कि आईपीएस की जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो होम मिनिस्ट्री है। वहीं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसकी जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। और आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसकी जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डीओपीटी है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, जो बाकी की भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, वो जो है एक लिस्ट बनाती है। वो स्टेट से मांगती हैं, स्टेट से पूछती हैं कि आपको कितने आईएएस चाहिए। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से पूछा जाता है कि आपको कितने ऑफिसर्स चाहिए। हम यहाँ पर आईएएस का एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको जैसे कितने आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसे आईएएस की डीओपीटी है, तो डीओपीटी को स्टेट्स भेजते हैं कि हमें इतने ऑफिसर्स की जरूरत है। हर स्टेट अपना आकलन भेजता है और फिर उसके बाद जो है एक लिस्ट बनाई जाती है। इस लिस्ट को कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यूपीएससी को भेज देता है। ऐसे ही होम मिनिस्ट्री आईपीएस ऑफिसर्स के लिए भेजता है और ऐसे ही जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भेजता है। तो ये सारा डाटा जब यूपीएससी के पास पहुंच जाता है तो वो एक फिगर देता है जो कि एक आकलन होता है। ये फिगर बढ़ या घट सकती है। कई बार आईएएस ऑफिसर, जैसा कि आप जानते हैं कि वीआरएस ले लेते हैं, या कई बार किसी आईएएस आईपीएस जो है उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उस केस में जो है ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, या कोई गवर्नमेंट सडन डिसीजन लेती है। उसके लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नए ऑफिसर्स की जरूरत है, तो जिस दिन तक, जब रैंकिंग आने के बाद जिस दिन तक आपको अलॉटमेंट होते हैं, उस दिन तक ये लिस्ट कभी भी चेंज हो सकती है। ये बढ़ ही सकती है, घटती नहीं है नॉर्मली। तो 712 जो है वो इस बार वैकेंसी है। अगर हम तुलना करें पिछले साल से, तो पिछले साल यानी कि 2020 का जो एग्जाम हुआ था, 2020 का, उसमें 796 वैकेंसीज थी, यानी कि 84 वैकेंसीज कम हो गई हैं। वैसे पिछले कुछ सालों से नॉर्मली हर साल वैकेंसीज कम होती जा रही हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। मसलन आप 2016 की अगर बात करें तो 1079 लोगों को रिक्रूट किया गया था और अब वो आंकड़ा घट करके 712 हो गया है।
तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार लेटरल एंट्री का मन बना रही है, आईएएस यानी कि बिना एग्जाम दिए जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें भी उच्च पदों में लिया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे लगभग सभी एग्री करते हैं, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो ये मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस में बिलीव करती है, यानी कि जो सरकारी तामझाम हो वो छोटे से छोटा हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जब आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप जो है एक तो सीएससी में जो आपके आईएएस आईपीएस आईएफएस उस एग्जाम के लिए बैठते हैं, दूसरा एक और आपके पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रीलिम दो एग्जाम्स का एक होता है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसका एग्जाम से अलग होता है। उसमें इस बार 110 वैकेंसीज है, जी 110 वैकेंसीज टोटल है। तो आपको जो है ये दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों में भी आप अपियर हो सकते हो। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि आईएफएस में इतने ज्यादा लोग नहीं अपियर हो पाते हैं, क्योंकि इसके लिए तो साइंस बैकग्राउंड चाहिए। ऊपर से जो साइंस बैकग्राउंड के भी जो लोग होते हैं जो एलिजिबल होते हैं आईएफएस का एग्जाम देने के लिए, उनमें से भी 25 से 30% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं देना चाहते हैं उसके मेन एग्जाम। वो तैयारी कर रहे होते हैं सीएससी के बाद जो आपका मेन एग्जाम जो मेंस जो है जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसका कैडर जो है वो गवर्न करता है। कुल मिलाकर के ऐसे 24 कैडर होते हैं। और जो इसमें स्टेट के भी जो ग्रुप बी वाले जो कैडर है वो भी कुछ कैडर्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज वाले वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उनका रिक्रूटमेंट भी इसी एग्जाम के थ्रू होता है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इस बार मालूम है जो रेगुलर रिजर्वेशन चल रहा था उसके अलावा 10% जो है वो और इसमें ऐड किया जा चुका है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। और अगर हम एज की बात करें तो जो यूनिवर्सल कैटेगरी है जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, तो उस कैटेगरी में आप 32 ईयर्स की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। और उसके अलावा जो अगर आप ओबीसी हैं तो आप 35 की एज तक दे सकते हैं, SC ST हैं तो 37 की एज तक दे सकते हैं। और अगर आप जो हैं हैंडीकैप हैं या डिसेबिलिटी है आप में कोई, तो आप इसका बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आप डिफाइंड हैं तो आप 42 की एज तक इसका एग्जाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। और पीपल विद डिसेबिलिटी जो है उसमें भी SC ST OBC हर तरीके के लोगों को लिया जाता है। तो गाइज मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। और कई बार कई लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं सोच के कि सिर्फ 712 सीट कैसे हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया और वो आईपीएस बने। तो मैंने उनसे पूछा, जब ये 10 साल पहले की लगभग बात है, जब ये हुआ था कि अब प्राइवेटाइजेशन का दौर है और गवर्नमेंट जो अपने खर्चे कम कर रही है, तो इस दौर में जो है शायद नंबर सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट जो है उनके ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा उन सज्जन से कि आपको डिमोरलाइज नहीं हो जाते हो जब सोचते हो कि 700 सिर्फ 712 सीट है, या उस जमाने में जो 1000 समथिंग सीट्स थी, ऐसा कुछ सोच करके। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कही कि 50 सीट हो, 500 हो या 5000 हो, मुझे तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो आप जब तैयारी करते हैं तो आप बस ये सोचिए कि आपको तो एक ही सीट चाहिए और आप टॉप सीट होने की कोशिश करिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। आप हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड स्टे सेफ।